हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर। फिज़िक्स में वेक्टर की बहुत इम्पोर्टेंस है। ऐसा माना जाता है जिस बच्चे को वेक्टर नहीं आता उसको फिज़िक्स नहीं आएगा। तो आप ध्यान दें कि वेक्टर होते क्या हैं और कैसे हम वेक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर के बारे में बात करेंगे। वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी as those physical quantity which have magnitude as well as direction। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है उनको हम वेक्टर कंसीडर करते हैं, मानते हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, acceleration, etc. These are our vector quantities। तो अब हम बात करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने से पहले एक छोटा सा एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में हम फोर्स लगा रहे हैं F। कितना फोर्स लगा रहे हैं हम? लेट 2 न्यूटन। तो यहाँ पर आप ये जो 2 लिखा हुआ देख रहे हैं, 2 न्यूटन, डेट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 न्यूटन। और डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो हम 2 तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो तरीका है हम इसको ऐसे लिखते हैं F इक्वल टू 2 न्यूटन। अगर कहीं पर आप ऐसा लिखा देखते हैं F इक्वल टू 2 न्यूटन, इसका मतलब क्या है कि वो केवल आपको फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है, उसकी डायरेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उसने अभी नहीं दी है। अगर इस तरीके से लिखा होता है F वेक्टर इक्वल टू 2 न्यूटन आई कैप, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही इन्फॉर्मेशन गिवन है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है और उसकी डायरेक्शन क्या है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस। आई कैप एक्स एक्सिस को, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो दूसरा जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, कुछ हम इस तरीके से करते हैं F इक्वल टू 2 न्यूटन और दिस लेंथ, ठीक है, दिस एरो इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एंड अलग से हम उसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। अब हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। तो वेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वेक्टर डज नॉट ओबे सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। वेक्टर सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे नहीं करता है। वेक्टर के लिए हमने एक अलग से अलजेब्रा बनाया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में ये 3 ऑपरेशन हम सीखेंगे। पहला वेक्टर एडिशन, दूसरा वेक्टर सब्सट्रैक्शन, तीसरा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे और 2 वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे। वेक्टर में डिवीज़न अलाउ नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर एडिशन की। कैसे हम 2 वेक्टर को ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास
कई लॉ हैं, 3 तरीके के लॉ हम पढ़ते हैं। पहला ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, थर्ड वन है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहले इसकी स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे। सपोज हमारे पास ये एक वेक्टर है। देखो जो वेक्टर है ये एरो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिया है। तो ए इज़ द मैग्नीट्यूड एंड दिस एरो इज़ द डायरेक्शन। और दूसरा मेरे पास ये रहा वेक्टर, इसको हम बी वेक्टर मान लेंगे। तो ये मेरा दूसरा वेक्टर है बी और इस वेक्टर की डायरेक्शन ये रही और इसका मैग्नीट्यूड ये रहा। इन दोनों वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा उसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कुछ ट्राइंगल की शेप में आ गया। यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर हैं और जो तीसरी साइड है आर, वो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है। मतलब उन दोनों को ऐड करने पे जो भी रिजल्ट आएगा वो आर होगा हमारा। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर, two side of a triangle A and B are represented two vectors in same order, then the third side of a triangle is the resultant of these two vectors in opposite ऑर्डर। तो ये कहता है अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आर होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको जब मैंने डिफ़ाइन किया इस लॉ को, तो मैंने यहाँ पर एक बात की सेम ऑर्डर की और दूसरी बार मैंने बात की अपोजिट ऑर्डर की। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है। ये कोई भी वेक्टर जब हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं हम हेड, वेक्टर का हेड, और इसको बोलते हैं हम टेल। तो अगर एक वेक्टर का हेड किसी दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा हो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, इस वेक्टर का हेड इस वाले वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये दोनों सेम ऑर्डर में है। अगर कुछ इसका अपोजिट हो, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड हो रहा, तो इसको हम बोलेंगे अपोजिट ऑर्डर। तो आप ड्राइंग में भी क्लियर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो वेक्टर है ए और ये जो वेक्टर है बी, एक का हेड और दूसरे की टेल आपस में कोइंसाइड हो रही है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम बोलेंगे ये सेम ऑर्डर में, और जो आर वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, अगर आप देखोगे तो इनके दोनों के हेड कोइंसाइड हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये दोनों आपस में अपोजिट ऑर्डर में। तो दिस इज़ अ स्टेटमेंट। अगर हम एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा आर बनेगा। और देखें इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। इसका प्रूफ एक बार सीख लेने के बाद हमारे पास बहुत सारी बातें
जो वेक्टर के इस लॉ से रिलेटेड है वो क्लियर हो जाती हैं। तो इसके प्रूफ की तरफ हम जाएंगे। अब मैं ड्राइंग को दोबारा से रीड्रॉ करना चाहूँगा। तो ये हमारा वेक्टर हो गया ए, और एक दूसरा वेक्टर है हमारा बी, और ये जो साइड है ये इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसको हम यहाँ पर आर बोलेंगे। इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा और यहाँ पर इस एंगल को हम थीटा बोल देंगे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ मैं। और अब हम नेमिंग कर देते हैं, इसको बोलते हैं पी क्यू। इसको नाम दे देते हैं एम, इसको नाम दे देते हैं हम एन। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो प्रूफ के बारे में बात कर रहे हैं हम। प्रूफ तो देखते हैं इसका प्रूफ कैसे हम करते हैं इसको। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ एन एम, ओ नहीं है, नेमिंग थोड़ा सा दोबारा से हम दे देते हैं इसको, ओ पी क्यू, ये ट्राइंगल हो गया, और इस परपेंडिकुलर को नाम दे दिया एन। तो हम इन ट्राइंगल ओ एन क्यू, तो ये ओ एन क्यू जो है हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ एन क्यू। तो ये ओ एन हमारा बेस हो गया, और एन क्यू हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ओ क्यू क्या हो गया हमारा, हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को लगाते हैं, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन के स्क्वायर के बराबर होगा, प्लस में एन क्यू के स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ओ एन को हम ऐसा लिख लेते हैं, ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस में एन क्यू का स्क्वायर। अब हम देखेंगे हमारे पास ये जो ओ पी है ना, लेंथ ओ पी, ये हमारे पास गिवन है, इसको ए बोला हुआ है हमने, और पी से क्यू तक की लेंथ को हमने बी बोला हुआ है। तो ये पी एन और एन क्यू हमारे पास गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, कौन से ट्राइंगल में, पी एन क्यू ट्राइंगल में। तो हम यहाँ लेते हैं पहले साइन थीटा। तो हमारा जो साइन थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर एन क्यू है, और हाइपोटेन्यूज है पी क्यू। तो मेरे पास यहाँ से एन क्यू आ गया, पी क्यू साइन थीटा, ठीक है, और पी क्यू जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इसकी लेंथ है बी, तो ये आ गया बी साइन थीटा। तो मेरे पास एन क्यू की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लूँ कॉस थीटा, तो हो जाएगा बेस पी एन और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पी क्यू। तो यहाँ से अगर मैं पी एन कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा पी क्यू कॉस थीटा, और पी क्यू हमारे पास क्या है, बी कॉस थीटा पी एन। तो यहाँ पर मेरे पास पी एन की वैल्यू और एन क्यू की वैल्यू मैंने सेपरेट निकाल ली है। ओ क्यू जो लेंथ है वो मेरे पास आर है, और ओ पी जो मेरे पास लेंथ है, ओ पी यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे पास ए है, और जो मेरे पास पी एन है वो अभी मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पर, वो है बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस में एन क्यू हमारे पास हमने कैलकुलेट किया है, वो हमारा बी साइन थीटा। तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा इस पूरे का। हम यहाँ पर इसके होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, यह आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab कॉस थीटा, फिर प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हमने ओपन कर दिया है फॉर्मूले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अब ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये बी स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ से क्योंकि हमने बी स्क्वायर निकाल लिया है तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर, और हमारी ये टर्म बच गई 2ab कॉस थीटा। क्योंकि हमने 10th में ये आइडेंटिटी पढ़ी होती है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये बचा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा, और यहाँ हमारे पास लेफ़्ट साइड में आर स्क्वायर चल रहा है, तो आर मेरे पास आया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये जो r है हमारा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। आप इसको ध्यान से देखो। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शन की, क्योंकि हमारा जो वेक्टर होता है ना, मैं अब इसको रब कर देता हूँ सारे को, फिर बाद में हम इसका जो एक बार इसको समराइज़ कर लेंगे। ये ए है हमारा, मैं यहाँ पर इस एंगल को बीटा बोल रहा हूँ, बीटा। तो अगर मैं यहाँ से 10 बीटा निकालना चाहूँ तो मेरे पास ये जो 10 बीटा आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर, जो कि हमारा NQ है, और बेस हमारा जो कि OP प्लस में PN है, और यहाँ पर मेरे पास जो NQ है वो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है हमने, B साइन थीटा, और OP जो है हमारा वो लेंथ A है यहाँ से O से P तक, और फिर हमें NP लिखना है PN, तो PN हमने कैलकुलेट किया है यहाँ B cos थीटा, ये हो गया B cos थीटा टेंजेंट B, और तो B आया हमारे पास tan इनवर्स ब्रैकेट में B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, तो ये एक रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, तो ये बीटा क्या है और हमने R जो निकाला है इसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं कि क्या है ये हमारा। मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखो, अगर हम दो वेक्टर को ऐड करें a प्लस बी, तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, वेक्टर। और वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड होता है, तो हम इस फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और साथ में क्या होती है उनकी डायरेक्शन। तो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बीटा एंगल है, तो हमने निकाला tan इनवर्स b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। तो देखो हमने यहाँ पर दोनों ही चीज़ कैलकुलेट कर ली है। एक तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, दूसरा जो उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन है बीटा, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। देखो, डायरेक्शन अगर हमें बतानी होती है तो यूजुअली हम एंगल में बताते हैं। वैसे तो हमने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर वो एग्जैक्टली एक्स के अलॉन्ग नहीं है, वाई के अलॉन्ग नहीं है, और किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम कैसे बोलते हैं इसको। मान लो ये हमारा x है और ये हमारा y है। कोई अगर ऐसे चल रहा होता तो हम बोलते हैं x के अलॉन्ग जा रहा है, कोई ऐसे चल रहा होता तो हम बोलते हैं y के अलॉन्ग जा रहा है। अगर कोई हमारा कुछ इस तरीके से मूव कर रहा हो, लाइक दिस, तो हम उसकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं, हम कहते हैं x एक्सिस के साथ उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है डायरेक्शन को बताने का। जैसे हम कई बार क्या होता है, हमसे कोई रास्ता पूछ लेता है कि सपोज़ ये स्कूल कहाँ पर है, तो आप कहते हैं सर आप सीधा जाइए इसी रोड पे और आगे जाके लेफ़्ट टर्न ले लीजिए। तो लेफ़्ट टर्न का मतलब क्या हुआ कि आप 90 डिग्री के एंगल पे टर्न ले लीजिए आगे जाकर लेफ़्ट में। तो एंगल की टर्म में भी हम अपनी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना हम सीख चुके हैं। अब एक बार अगेन हम डिस्कस करते हैं कि हमने किया क्या है यहाँ पर, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे हम। जैसे पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट एग्जांपल कि इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री,
इसका मतलब क्या है? देखो हमारे पास ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स को दो लोग मिलकर पुश कर रहे हैं। एक लगा रहा है फोर्स F1 और दूसरा लगा रहा है फोर्स F2। तो हम देखें F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है? 0। दोनों ही पैरेलल हैं। तो अब अगर मैं नेट फोर्स निकालूं, इन दोनों फोर्स को ऐड करना है, मुझे टोटल फोर्स निकालना है, तो हमें अपना वही फॉर्मूला यूज़ करना है, a² + b² प्लस में 2ab cos थीटा, जो कि हमारा 0 डिग्री है, और cos 0 कितना होता है? 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा f1² प्लस में f2² प्लस में 2f1 f2, और ये हमारे पास f1 और f2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। आप देख सकते हो यहाँ पर a² + b² प्लस 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर बना। तो होल स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होके आ गया हमारे पास f1 + f2। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो हम उन्हें डायरेक्टली ऐड कर देंगे, और जो हमारा रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। बिगर वेक्टर की डायरेक्शन में होता है हमेशा। तो ये अगर हमारा 2 न्यूटन है और ये 3 न्यूटन है तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। आंसर आएगा हमारा 5 न्यूटन। कि इस बॉक्स पे जो नेट फोर्स है हमारा वो कितना है? 5 न्यूटन। तो ये एक केस हमने डिस्कस किया। अब हम अपने दूसरे केस के बारे में बात करते हैं कि अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। 90 से पहले 180 डिस्कस करते हैं हम। तो सपोज़ ये जो फोर्स है हमारा F1 वो 5 न्यूटन लग रहा हो, और इधर से कोई दूसरा पर्सन यहाँ पर फोर्स लगा रहा हो F = 2 न्यूटन। तो आप देखो जो F2 का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है और जो F1 है वो इस डायरेक्शन में है। इनके बीच का एंगल कितना है? 180। तो हमारी सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, ये दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला सेम रहेगा, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? द एंगल बिटवीन द टेल ऑफ 2 वेक्टर्स। तो हमारे पास दो वेक्टर कौन कौन से हैं? F1 और F2। इन दोनों की टेल के बीच का एंगल कितना है? 180। तो हम यहाँ cos की जगह क्या लेंगे? कोसाइन ऑफ एंगल वो हम 180 लेंगे, और cos 180 हमारा -1 होता है। तो ये बना हमारा F1 - F2 का होल स्क्वायर। तो रिज़ल्ट आया हमारा F1 - F2। तो अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो 5 न्यूटन - 2 न्यूटन कितना आएगा? 3 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स है हमारा बॉक्स पे वो 3 न्यूटन है, और जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो हमेशा बिगर वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। तो देखो हमने यहाँ वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा से रिज़ल्ट निकाल लिए हैं यहाँ पर कि बॉक्स पे कितना फोर्स होगा। अब तीसरी सिचुएशन हम ऐसे समझते हैं कि दोनों फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट हो रहे हों। तो अब मैं थर्ड सिचुएशन भी यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारा एक बॉक्स है। इस बॉक्स पे कोई पर्सन इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है से 3 न्यूटन, और यहाँ पर कोई फोर्स लगा रहा है से F2 = 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। तो अब इस बॉक्स पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा? तो यहाँ पर मेरे पास जो एंगल है कोसाइन ऑफ एंगल 90 डिग्री है। cos 90 लिखेंगे हम यहाँ पर, आप देख सकते हो 90 डिग्री है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और cos 90 कितना होता है हमारा? 0। तो ये कुछ इस तरीके से आया हमारा, cos 90 0 हो गया। 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे पूरा 0 हो जाता है। तो जो बॉक्स में नेट फोर्स होगा वो होगा F1² + F2 का स्क्वायर का होल रूट, मीन्स 3² + 4² का रूट, डेट इज़ इक्वल टू 5 न्यूटन। तो बॉक्स पे जो नेट फोर्स है वो कितना आएगा? 5 न्यूटन। ठीक, इन दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स बॉक्स पे कितना है? 5 न्यूटन। अब हमारे पास आता है कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। हम अपने उस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बीटा = tan इनवर्स, या ऐसा लिया था हमने, टेंजेंट बीटा = b sin थीटा अपॉन में क्या था हमारे पास? a +
बी कॉस थीटा। तो इसी को हम ट्राइंगल की शेप दे देते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा रिजल्टेंट हो गया आर। तो क्योंकि हम यहाँ पर ए को F1 बोला हुआ है, बी को F2 बोला हुआ है, तो रिजल्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं, F। ठीक, तो ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है कि रिजल्टेंट जो है F वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, और यहाँ जो थीटा है हमारा 90 डिग्री है। देखो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम बी की वैल्यू कितनी है, ये 4 है हमारे पास, 4 और साइन 90 डिग्री। ए कितना है हमारे पास, 3 प्लस का 4 इंटू में कॉस 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 0 होता है, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, और साइन 90 1 होता है, तो ये आया मेरे पास 4/3। तो बीटा की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। तो ये कैसे एंगल निकाला मैंने फटाफट कैलकुलेट किया, ये नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जब हम वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। तो आज हमने क्या सीखा, दो वेक्टर को ऐड करना सीखा। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी और उनके बीच का अगर हमें एंगल पता है तो उनका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं a² + b² + 2ab cos थीटा का होल अंडर रूट। और साथ ही हम उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, tan बीटा = a + b sin थीटा, ऊपर क्या आता है हमारा, हाँ, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a + b cos थीटा। और कुछ हमने यहाँ पर एग्जांपल भी लिए। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो हम उन्हें डायरेक्टली ऐड कर देंगे। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दो वेक्टर अगर हमारे परपेंडिकुलर हैं तो √a² + b² उसका रिजल्टेंट होता है। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे a² + b² + 2ab cos 30 का होल अंडर रूट। तो इस तरीके से हमारे दो वेक्टर ऐड होते हैं। आज हमने सीखा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इस पे न्यूमेरिकल और बाकी के जो रिमेनिंग 2 लॉज हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।